नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्तव्य पथ पर गुजरात की भव्य झांकी, वंदे मातरम से तिरंगे तक की ऐतिहासिक यात्रा का होगा विराट प्रदर्शन। नवसारी में पहली बार भव्य फ्लावर शो, लाखों फूलों से बनी कलाकृतियों और थीम आधारित प्रदर्शनियों से सजेगा लुंसी कुई मैदान। वंदे भारत एक्सप्रेस की कटरा श्रीनगर यात्रा बनी बर्फीली घाटियों में रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा अनुभव। उत्तर प्रदेश दिवस पर सीएम योगी ने यूपी वासियों को दी शुभकामनाएं, विकास से भूमिका निभाने का किया आह्वान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर उठे गंभीर राजनीतिक आरोप, धार्मिक और सियासी हलकों में बढ़ा विवाद। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में गुजरात की झांकी इस वर्ष विशेष आकर्षक का केंद्र होगी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित यह झांकी वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और उसके ऐतिहासिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन से उसके गहरे जुड़ाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेगी। झांकी की शुरुआत वंदे मातरम की भावना से होती है, जो स्वदेशी स्वावलंबन और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रही है। इसमें नवसारी में जन्मी क्रांतिकारिणी मैडम भीकाजी कामा की अहम भूमिका को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जिन्होंने 1907 में पेरिस में वंदे मातरम अंकित ध्वज फहराया था, जो बाद में जर्मनी के स्टटगार्ट और बर्लिन में आयोजित इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित किया गया। झांकी के मध्य भाग में 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान से लेकर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए वर्तमान तिरंगे एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया गया। अंतिम हिस्से में महात्मा गांधी को चरखे के साथ दर्शाते हुए स्वदेशी और स्वावलंबन को संदेश का भी उकेरा दिया गया है। भारत की सबसे आधुनिक और तेज ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस अब कटरा से श्रीनगर तक यात्रियों को जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी के बीच यह ट्रेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव भी बन गई है। यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़, घाटियों और लगातार हो रही बर्फबारी का मनमोहक दृश्य यात्रियों को रोमांचित कर रहा है। पर्यटक इस सफर के दौरान खिड़कियों से दिखते और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए तस्वीरें और वीडियो भी साझा कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की इस यात्रा का लोग आराम, सुरक्षा और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम बता रहे हैं, जिसमें कटरा श्रीनगर रेल मार्ग पर्यटकों के बीच खास आकर्षण बनता जा रहा है। भारत की सबसे आधुनिक और तेज ट्रेन वंदे भारत अब कटरा से श्रीनगर तक यात्रा करने में सक्षम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बीच यह ट्रेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक अनुभव बन गई है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, बर्फबारी और घाटियों का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए इस यात्रा का पूरा अनुभव कर रहे हैं। देखिए, ये तो हम लोग प्लान करके आए थे कि श्रीनगर में बर्फबारी का मौसम आ रहा है और बनिहाल आना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल अगर श्रीनगर में बर्फबारी हो तो बनिहाल ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे बढ़िया बर्फबारी दिखता है श्रीनगर के आसपास में। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज? जरूर आइए, कश्मीर आइए, घूमिए फिरिए। कश्मीर एकदम सेफ है, सबके लिए बहुत बढ़िया, आके एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ में। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्नो हो रही है, राइट, और कश्मीर सेफ है। मैं बोलूंगा सारे टूरिस्ट यही परफेक्ट सीजन है, अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आ जाइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो सर, आप पहली बार आ रहे हैं कश्मीर की? पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने के लिए, और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। उत्तर
प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके योगदान की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों वैश्विक मंच पर प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं और विदेशों में रहकर भारत व उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में प्रवासी भारतीयों से सहभागी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों के कौशल और अनुभव को विशेषज्ञता को प्रदेश के विकास से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने निवेश और शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्रों में भी प्रवासी भारतीय की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि भविष्य में भी प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहेंगे। देश के मेरे प्रवासी बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेश से दूर रहकर भी अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े आप सभी प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। 9 क्लाइमेटिक जोन से आच्छादित हमारा प्रदेश असीम संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। एक समय बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व में स्पष्ट नीति और सुशासन के बल पर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने प्रदेश को बॉटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सियासी हलकों में उत्साह माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पूरी तरह जश्न के रंग में रंगा हुआ है। कार्यालय के बाहर और भीतर जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला साफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में खास जोश देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं और नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी के भविष्य को लेकर कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है और उनके अध्यक्ष बनने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी और अधिक मजबूत होगी। बिहार बीजेपी का निजाम राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदला कि बिहार बीजेपी कार्यालय की सूरत और शक्ल भी बदल गई। दरअसल में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं, जो बिहार के बांकीपुर से बीजेपी के विधायक हैं। और देखिए उनके बनने के बाद किस तरीके से जो पटना का बीजेपी कार्यालय है उनको किस तरीके से सजाया गया है। और कल तक यहाँ पर दूसरे बड़े बड़े नेताओं का पोस्टर हुआ करता था और उस पोस्टर में नितिन नवीन कहीं भी नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन ही नज़र आ रहे हैं। दरअसल में एक तो कि एक बिहार का बेटा बहुत कम उम्र में 45 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उसकी ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को मिली है। और दूसरी तरफ कि एक युवा चेहरा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो यही वजह है कि जगह जगह पर देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और हर एक तरफ से नितिन जी की जो तस्वीरें हैं वो यह बयां कर रही हैं कि बिहार का एक बेटा जो है वो किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो है वह अब नेतृत्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए भी तैयार है। और इसी वजह से बड़े बड़े कटलेट्स, बड़े बड़े आउटलेट्स जो हैं वो बिहार बीजेपी कार्यालय के साथ साथ पटना की सड़कों पर फिलहाल लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है
कि जिस तरीके से एक युवा चेहरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव लगाया है, क्या नरेंद्र मोदी का यह दांव भारत जैसे देश में जनक जैसे आंदोलन को नहीं पनपने देने के पीछे भी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है। दूसरा चीज़ यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी भी अब पूरे तरीके से युवा है, और अक्सर प्रधानमंत्री जो युवाओं की बात करते हैं उसी के तहत नितिन नवीन को देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह बनाया गया है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी ने कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और राहुल गांधी ने इसके प्रमाण भी दिए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार वोट चोरी से बनी है। जब एसआईआर हुई तो भाजपा ने हर जिले में एक एक मंत्री की ड्यूटी लगाई। बीएलओस को प्रभावित किया जा रहा है। लोकतंत्र को ऐसे सुरक्षित नहीं रख सकते। हमने जिला कलेक्टर, निर्वाचन के अन्य अधिकारियों तथा बीएलओस से आग्रह किया है कि अगर आप पक्षपात करेंगे तो कांग्रेस आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज देगी। बात यह है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये स्पष्ट हुआ। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए इसके। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार वोट चोरी से बनी है। एसआईआर का माध्यम था कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। जब एसआईआर हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक एक मंत्री की एक एक जिले में ड्यूटी लगाई मध्य प्रदेश में कि आपको 50 वोट की रक्षा करना है। इसका मतलब है उन्हीं के प्रशासन पे उनका भरोसा नहीं है, उन्हीं के तंत्र पे उनका भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे उनका भरोसा नहीं है। जो बीएलओ है उनको प्रभावित करके फॉर्म नंबर 7 नंबर फॉर्म देना और कहा वोट काटो या वोट जोड़ो। अगर इस तरह की प्रोसेस करेंगे तो ये तो एक लोकतंत्र को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। हमने आग्रह किया है जिला कलेक्टरों से, चूंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, निर्वाचन के और कर्मचारियों से, बीएलओ से, अगर आप बायस्ड होंगे कांग्रेस आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। 95% बीएलओ सही काम कर रहे हैं, 5% बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। 11 लाख 7 नंबर फॉर्म 3 दिन में आना, मैसेज क्या है? मैसेज है कि प्रभावित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सजग है, हमारा कार्यकर्ता अड़ा हुआ है, जो गलती करेगा सजा भोगेगा। हाल ही में सार्वजनिक मंच पर ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवादित बयान सामने आए हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने दावा किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का दर्जा वैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं मिला है और उनके अनुसार इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं की भूमिका के कारण हिंदू समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्ता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धार्मिक पद की बजाय राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक न तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से और न ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जबकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हो सकी है। यह मामला फिलहाल धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा देश सुनने वाले बात हैं। यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं है। धर्म को खड़े करने वाले पूरा दुनिया सुन ले, कांग्रेस पार्टी वाले सुन ले, बीजेपी पार्टी वाले सुन ले, सारे मुख्यमंत्री लोग सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, पुष्कर सिंह धामने सुनिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, कौन अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं। एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, पूरा इसका पूरा कॉपी में उतर जाएगा। अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा? 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस? कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा, आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा? अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में संभावित घर वापसी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरस्वती पूजा के अवसर पर एक पूजा पंडाल में माता के दर्शन के बाद आरसीपी सिंह ने जदयू को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा, हमारा घर कहाँ है यह आप लोग ही बताइए, जिससे उनके जदयू में लौटने के स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह द्वारा आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर आरसीपी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्हें माता सरस्वती सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशांत किशोर और वह दोनों ही जदयू में थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। साथ ही नीतीश कुमार से उनका 25 साल पुराना रिश्ता रहा है। आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जदयू में उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक अटकलें और भी तेज हो गई हैं। इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जिह्वा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात पर, आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात मधुर भाषा में रखें। यही मेरा समझना है। बुलंदशहर के नरौरा स्थित सीआईएसएफ कैंपस में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे कैंपस की सभी लाइटें बंद कर दी गई और हवाई हमले की सूचना के साथ मॉक ड्रिल शुरू की गई। इस अभ्यास के दौरान यह दर्शाया गया कि यदि अचानक देश पर हवाई हमले हो जाए और आगजनी व जनहानि की स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे में बचाव कार्य किस प्रकार से किया जाएगा और घायलों और मृतकों को सुरक्षित रूप से अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाएगा। मॉक ड्रिल के जरिए आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और राहत कार्यों की प्रभावशीलता को परखा गया। इस दौरान सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और बुलंदशहर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभ्यास की निगरानी की गई। राधा सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। आज नरोरा में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल किया गया, क्या उद्देश्य था इसका, क्या बताया गया है? जब कभी भी हवाई हमला होता है, दुश्मन हवाई हमला करते हैं, तो उससे जो प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर, आग लगती है, लोग घायल होते हैं बमबारी से, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे हम अपना बचाव करें शेल्टर लेकर, और लोगों को बताएं कि आप शेल्टर लेके कैसे बचाव करेंगे, फर्स्ट एड के द्वारा कैसे किसी घायल को उस जगह से बाहर करेंगे, ले जाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी आगों पर काबू पाने के लिए लोग हमारे प्रशिक्षित होते हैं जो कि छोटी आगों को बुझाने का काम करते हैं। आज सर इसका उद्देश्य था, क्या बताया गया? आज शाम 6 बजे सिविल डिफेंस के द्वारा सामाजिक जागरूकता जन और सभी सामान्य लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का प्रयोग किया गया यहाँ,
और यहाँ जितने लोग उपस्थित थे उन सबने इस चीज़ को देखा और उससे सबको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम जब भी कोई अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो हम अपना बचाव कैसे प्राप्त करें। बहराइच में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने नगर पालिका परिसर का औपचारिक निरीक्षण किया, जहां एसआईआर विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सार्वजनिक सुनवाई की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और मौजूद मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी ना हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएं और आपत्तियों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर एसआईआर में जिन मतदाताओं का नो मैपिंग स्टेटस आया था और उनको हियरिंग के लिए नोटिस दिए गए थे, उसमें एक सुनवाई का स्थल नगर पालिका है। तो आज जो एसआईआर के संबंध में सुनवाई यहाँ हो रही है उसका निरीक्षण किया गया। जो यहाँ पे वोटर्स उपलब्ध हैं उनसे बात की गई, क्या डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए हैं वो देखा गया और जो और मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो उसके लिए निर्देश दिए गए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। Yeah.